गोडसे ने गांधी को मारा क्यों? आखिर गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या क्यों की? तो इस पर गोडसे ने अदालत में खुद अपना पक्ष रखा था और ये पक्ष रखने में गोडसे ने 5 घंटे का समय लिया। और जब इस पूरे बयान को लिखने की प्रक्रिया पूरी हुई तो उनके 5 घंटे के इस बयान से 112 पन्ने भर गए थे। गोडसे के इस बयान के 5 अध्याय हैं, यानी 5 भाग हैं। दोस्तों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो विषय हमें कभी सिखाया नहीं गया, कभी बताया नहीं गया। और मैं जो सब्जेक्ट लेके आई हूँ वो है एक्चुअली ब्राह्मण और सिखों के बारे में। तो महात्मा गांधी जी की हत्या हुई नथुराम गोडसे द्वारा और इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई सिखों द्वारा। और इन दोनों की हत्या के बाद जो कुछ हुआ वो सिखों के साथ जो हुआ वो तो हमें थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन ब्राह्मणों के साथ क्या हुआ उस बारे में हमें कभी भी कुछ नहीं सिखाया गया, ना कुछ बताया गया, ना कभी हमारे किसी किताब में था, ना ऐसे स्पेशली कोई जानकारी नहीं है उस बारे में। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई और इस हत्या का बदला लेने के लिए बस 24 घंटे के अंदर ही सिर्फ पुणे शहर में 50 लोग मारे गए। उनको जाति पूछ कर कि आप ब्राह्मण है तो बस मार दिया उन लोगों को, उनकी हत्या कर दी गई। फिर पहलगाम में जो अभी अटैक हुआ इसमें लोगों ने आप हिंदू है ये पूछ के जब उन्होंने उनके कत्ल किए, तो इस घटना में और उस घटना में फर्क क्या है? फर्क ये है कि पहलगाम में जो अटैक हुआ था वहां पे उन्होंने जो लोगों को मारा, वो लोग जो मारने वाले थे वो लोग बाहर के देश से आए थे, वो हमारे दुश्मन है। फिर हमारे अपनों को हमारे अपनों ने ही क्यों मारा? महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, बहुत बुरा हुआ, गलत हुआ। और सबसे बड़ी विडंबना क्या है, महात्मा गांधी जी अहिंसावादी थे और उनकी हत्या हुई। लेकिन इससे भी बड़ी विडंबना क्या है पता है? महात्मा गांधी जी की हत्या होने के बाद उनकी हत्या का बदला लेने के लिए हजारों ब्राह्मणों को मार दिया गया, जिंदा जला दिया गया, औरतों को, बच्चों को। गांधी जी की हत्या हुई और उसके बाद ब्राह्मणों के साथ जो कुछ हुआ, मतलब उनकी प्रॉपर्टियां जलाई गई, उनके घर जलाए गए, उनके स्कूल जलाए गए। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉपर्टी और चीजें जलाई गई, ब्राह्मण लोगों को भी जिंदा जलाया गया। और इस घटना के बारे में कभी कोई जानकारी नहीं दी गई। क्यों पता है? क्योंकि 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या हुई और उसके बाद ऑलमोस्ट लगभग 4 दशकों तक कांग्रेस का राज था। और ये जो घटना हुई थी इसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की थी, क्योंकि ये जो ब्राह्मणों की हत्या की गई ये सब कांग्रेस के अनुयायी थे, कांग्रेस के शिष्य थे। बचपन में हमारे किताबों में जालियानवाला बाग हत्याकांड सिखाया गया। जालियानवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? जनरल डायर। जनरल डायर कौन था? ब्रिटिशर था। ब्रिटिशर्स होने के कारण उस बात को अच्छे से सिखाया गया और हमको कितना बुरा लगता था कि अरे यार, जनरल डायर ने कितना घिनौना काम किया। लेकिन जनरल डायर हमारा नहीं था, वो हमारे ऊपर जो राज करने आए ब्रिटिशर्स थे उनका एक बंदा था, उसने ये सब किया। लेकिन हमारे ब्राह्मण भाइयों की, हमारे लोगों की जो हत्याएं हुई वो हमारे लोगों ने की। क्यों? आज अगर हमारे देश में किसी सामान्य नागरिक पे कुछ अत्याचार होता है या किसी की हत्या होती है तो ये बात मीडिया, अपोजिशन पार्टी वाले इतनी तेजी से उछाल देते हैं कि जो पार्टी रूलिंग पार्टी होती है उसका जीना मुश्किल हो जाता है, उस पार्टी को मतलब इस्तीफा देने की नौबत आ जाती है। लेकिन जब ये महात्मा गांधी जी की हत्या हुई उस वक्त ये सब क्यों नहीं हुआ? क्यों? उस वक्त तो नेहरू जी की सरकार थी, रूलिंग पार्टी नेहरू जी की थी, लेकिन नेहरू जी के अपोजिशन में भारत में उस वक्त कोई भी इतनी स्ट्रांग पार्टी नहीं थी जो उन ये बात आगे निकालती। हो सकता है कि वो अपोजिशन पार्टी वाले अपने फायदे के लिए वो सब बातें उछालते, लेकिन अगर वो अपने फायदे के लिए भी ये बात उछालते तो आज हमारा इससे फायदा होता कि ये जब बात उछलती है, ये बात जब आगे आती है तो इस बारे में लिखा जाता है, इस बारे में जानकारी मिलती है और आज हम लोगों तक ये बातें होती। महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद हजारों ब्राह्मणों की हत्या हुई। इसके बाद जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई उसके बाद भी हजारों सिखों की हत्या हुई। और सिखों की हत्या, ब्राह्मणों की हत्या करने वाले हमारे अपने देश के लोग थे, हमारे अपने लोग थे। और हमें जब किताबों में, हम बचपन में जब स्कूल में जाते थे तो सिखाया गया कि ब्रिटिशर्स का एक जनरल डायर था, उसने जालियानवाला बाग हत्याकांड कराया, उसमें सैकड़ों लोग मारे गए। जो एक कुआं था, मतलब जो डेड बॉडीज थी सिखों की उनसे भर गई थी। तो ये जब सिखाया गया तो कितना बुरा लगता था कि यार
कितने बुरे थे ब्रिटिशर्स, कैसे मतलब राक्षसों की तरह बर्ताव कर रहे थे। अब आप बताइए कि ब्रिटिशर्स तो बुरे थे, उन्होंने तो राक्षसों की तरह बर्ताव किया, हमारे मासूम लोगों की जान ली, उनको राज करना था हम पे, वो तो हमारे अपने नहीं थे। लेकिन जब ब्राह्मणों की हत्या हुई, सिखों की हत्या हुई, तब ये हत्याएं कांग्रेस के जो अनुयायी थे, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, इन लोगों ने की। ये तो हमारे अपने थे, फिर इनके अंदर ये राक्षस कहाँ से आ गया था। इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद सिखों की हत्या हुई। ये घटना इतनी मतलब भयानक थी कि जो लिखी गई किताबें कुछ मिली है या कुछ पढ़ा है या जो भी देखा है, उसमें बताया गया है कि सिखों को जब सिख दिख जाते थे तो उनकी वो पगड़ी से वो तो यूं ही पहचाने जाते हैं। सिखों के जो वाइब्स होती है वो भी इजीली पहचानी जाती है, क्योंकि उनका एक रहन सहन अलग है। तो ये लोग जब दिखते थे तो ट्रेन से उतर रहे या बस से उतर रहे या कहीं पे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, कहीं पे भी दिख जाते थे तो उनके ऊपर टायर डाला जाता था, उस पर पेट्रोल डाला जाता था और उन लोगों को जिंदा जला दिया था। इतना मतलब क्रूरता थी उस वक्त के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, अनुयायी थे उन लोगों के बीच में। और ये सब घटना के पीछे एक्चुअली माजरा क्या था वो डिटेल में समझते हैं। एक्चुअली हुआ ऐसे कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हो गया तो उस वक्त भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए बांग्लादेश को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और इस बात से पाकिस्तान भारत से गुस्सा था। फिर पाकिस्तान इस बात का बदला लेना चाहता था, और ये बदला लेने के लिए फिर पाकिस्तान ने जो पंजाब में खलिस्तानी लोग हैं, खलिस्तानी मतलब जो पंजाब को भारत से अलग करना चाहते हैं, अपना अलग देश चाहते हैं, उन लोगों को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। उन लोगों को पैसे देना, उन लोगों को हथियार देना, ये सब स्टार्ट कर दिया। और इसके कारण फिर खलिस्तानी लोगों के लिए पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा सपोर्ट हो गया। और जब 1984 में स्वर्ण मंदिर में जो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था, उस वक्त हमारे जो भारत की जो फोर्स थी वो स्वर्ण मंदिर में घुस जाती है और इन खलिस्तानियों को खदेड़ देती है वहां से। तो उस वक्त जो खलिस्तानी मारे गए स्वर्ण मंदिर में, इस बात से सिख लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। खून खराबा उनके स्वर्ण मंदिर में जो हुआ वो बात पसंद नहीं आती है। और इसके बाद फिर सिख लोग तय कर लेते हैं, सिख मतलब पूरी कम्युनिटी नहीं, जो लोग मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा अलग बनाना चाहते हैं, लीडर बनाना चाहते हैं, ऐसे ही लोग ये सब कांड करते हैं। फिर ऐसे ही सिख लोगों ने मिलके जो इंदिरा गांधी का बॉडीगार्ड था उसको उसका माइंड वॉश किया, ब्रेन वॉश किया, और फिर इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। अभी सिख लोगों ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी, ये बात तो सही है, लेकिन इसमें क्या पूरी सिख कम्युनिटी थी? नहीं, इसमें कुछ लोग थे, गिने चुने लोग थे जिन्होंने मिलके ये प्लान किया और इसको अंजाम दिया। लेकिन इसका जो खामियाजा है वो पूरी सिख कम्युनिटी को भुगतना पड़ा। इसकी वजह से ऑलमोस्ट 20,000 के नजदीक सिख मारे गए। मतलब मारे इतनी बुरी तरह से गए कि अगर कोई सिख रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे मिल जाता था तो उसके सर पे टायर डाल दिया जाता था, उस पर पेट्रोल डाल दिया जाता था और उसको जिंदा जला दिया जाता था। और ये फिर किसने किया? आप मुझे बताइए, मुझे किसी का नाम नहीं लेना है। मतलब मैं नाम लूं तो आप सोचेंगे कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ इसलिए मैं कांग्रेस का नाम ले रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। उस वक्त राज किसका था? कांग्रेस का था। इंदिरा गांधी जी के मौत के बाद राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे। महात्मा गांधी जी की जब हत्या हुई, उनके हत्या के बाद जो पंडित नेहरू थे वो रूलिंग पार्टी के लीडर थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो दोनों टाइम में जो थी वो कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार थी, ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, उनके घर जलाए गए, प्रॉपर्टी जलाई गई। सेम चीजें सिखों के साथ हुई। दोनों चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस सिख लोग ज्यादा क्वांटिटी में मारे गए। तो ये जब हुआ तो आप मुझे बताइए कि ये किसने किया? आम लोगों ने किया? मतलब इन्हीं कांग्रेसी लोगों के कुछ लीडर्स थे उस वक्त के, मैं आगे आपको बताऊंगी कि उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि ये सारी चीजें कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के जो अनुयायी थे, उन लोगों ने की। तो आप बताइए, क्या ये अच्छा किया था इन लोगों ने? हमारे ही लोगों ने हमारे ही लोगों के कत्ल किए। दोस्तों, सिख और पंजाबी लोगों का जो हमारे देश के प्रति, हमारे भारत के प्रति प्रेम है, ये हम लोगों को अच्छे से पता है। मतलब हमारी आर्मी में सबसे ज्यादा पंजाबी और सिख लोग हैं। बाकी स्टेट के मुकाबले हमारी देश की आर्मी में पंजाब रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट दोनों ही है। इसके अलावा सिख लोगों का जो लंगर है उसके बारे में हम क्या, पूरी दुनिया जानती है। दिल से भर भर के खाना खिलाते हैं ये अपने गुरुद्वारे में। इन्हीं सिखों को जिंदा जलाया गया।
बच्चों को, औरतों को, इन लोगों को नहीं बख्शा गया। ये आतंकवादी नहीं थे, ये हमारे देश के नागरिक थे, ये हमारे अपने थे। ये जो घटनाएं थी इसको कांग्रेस सरकार ने पूरी तरह से दबा दिया। उस वक्त के जो ब्राह्मण हत्याएं हुई थी, उस वक्त पंडित नेहरू सरकार थी, या फिर इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जब सिखों की हत्या हुई उस वक्त राजीव गांधी की सरकार थी। दोनों ने भी इस बारे में कोई भी एक्शन नहीं लिया। हमारे देश के एक इतिहासकार है विक्रम संपत, उन्होंने 1948 में ये जो घटना हुई थी ब्राह्मणों की हत्या, इसके बारे में अपनी किताब वीर सावरकर, इसमें एक चैप्टर लिखा है जिसमें उन्होंने डिटेल में लिखा है कि किस तरह ब्राह्मणों की हत्या हुई थी महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद। लेकिन बस पहली बार किसी ने इस तरह से डिटेल में एक किताब लिखी है, इसके पहले किसी ने भी ये चीज नहीं लिखी। लेकिन इस पे भी कोई डिटेल ऐसे उन्होंने अलग किताब नहीं लिखी, इसमें एक चैप्टर लिखा है। नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या की, इसको ऑलमोस्ट आज 78 ईयर्स कंप्लीट हो गए। लेकिन अगर नथुराम गोडसे के बारे में कोई इतना सा भी अच्छा बोलता है ना तो उसको भी गाली मिलती है, और नथुराम गोडसे को तो आज भी पॉलिटिशियंस लोग बुरा भला कहते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या कभी यही पॉलिटिशियंस उस वक्त जो मासूम ब्राह्मण मारे गए थे उनके बारे में कुछ बोलते हैं, या फिर जब मासूम सिख मारे गए थे उसके बारे में कुछ बोलते हैं? नहीं बोलते। क्यों? Delhi, and in the courtroom of the Red Fort begins the trial of Mahatma Gandhi's assassin, Nathuram Vinayak Godse. He sits on the left of the dock. Judge Atma Karan presides at a trial which will become part of the history of the Indian Dominion. नथुराम गोडसे ने गांधी जी को क्यों मारा? उसको क्या पूरे ब्राह्मण कम्युनिटी ने बोला था उसको मारो? नहीं, ये उसकी अपनी निजी सोच थी। उसके जैसे ही उसके साथ कुछ और लोग थे, उनकी अपनी निजी सोच थी, उन लोगों ने मिलके इसको मारा। लेकिन इसमें क्या सारे ब्राह्मण थे? नहीं थे। सारी ब्राह्मण कम्युनिटी थी? नहीं थी। नथुराम गोडसे को लगा कि जो देश का बंटवारा हुआ वो नहीं होना चाहिए था, हुआ, गलत हुआ। फिर उन लोगों को जब 55 करोड़ दिए गए, वो नहीं देने चाहिए थे, वो गलत हुआ। और ये सारी चीजें नथुराम गोडसे को नहीं जमी। इसके बाद मैंने एक किताब पढ़ी है उनकी, गांधी वध क्यों, तो उसमें भी उन्होंने लिखा है कि जब पाकिस्तान से भारत में जो हिंदू निर्वासित आए थे, वो बिरला हाउस के नजदीक वाले जो मस्जिद के पास बैठे थे, मस्जिद के अंदर ठंड से बचने के लिए, उन लोगों को मस्जिद से बाहर निकाला गया, और वो भी गांधी जी के कहने के बाद निकाला गया। के लिए गांधी जी ने जो आमरण अनशन रखा था, उसे तोड़ने के लिए जो पहली शर्त उन्होंने रखी थी वो ये थी कि दिल्ली की मस्जिदों में शरण लिए हुए हिंदू और सिख शरणार्थियों को मस्जिदों से बाहर निकाला जाए और मस्जिदें मुसलमानों को सौंप दी जाए। सरकार गांधी के अनशन के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हुई। जिस दिन गांधी जी ने अनशन तोड़ा उस दिन वर्षा भी हो रही थी। उस असाधारण सर्दी में अच्छे घरों में रहने वाले लोग भी कांप रहे थे, परंतु उन निराश्रितों के ठिठुरते हुए कुटुंब के कुटुंब मस्जिदों से बलपूर्वक बाहर निकाले गए। जिस दिन ये घटना घटी, संयोगवश मैं दिल्ली में ही था। गोडसे ने गांधी जी को क्यों मारा? क्योंकि उसको गांधी जी के विचार नहीं जमे, ये उसकी अपनी निजी राय थी। उसके जैसे उसके साथ कुछ और लोग थे, उनकी निजी राय थी, उसको नहीं जमा, उसने मारा। उसको क्यों नहीं जमा? क्योंकि उसको जो देश का बंटवारा था वो पसंद नहीं आया। इसके बाद देश के बंटवारे के बाद जो पाकिस्तान से ट्रेन आ रहे थे उसमें जिंदा लोग कोई नहीं आते थे। वहां से जो पाकिस्तान में जो हिंदू थे उन लोगों को मार के वो ट्रेन में भरा जाता था, और ऐसे मतलब जो डेड बॉडीज थी, डेड बॉडीज भर भर के ट्रेन जो थी वो अमृतसर आ रही थी। तो ये सब चीजें नहीं जमती है। वो नथुराम गोडसे भी एक स्वतंत्र सेनानी ही थे, उनको ये चीज नहीं जमी। फिर उन्होंने इस बात से गुस्सा होके फिर महात्मा गांधी जी को मारा। ये उनकी निजी राय थी, उनको पूरे ब्राह्मण कम्युनिटी ने नहीं कहा था कि ये सब हुआ है और इनको मार डालो, ये नहीं हुआ था। लेकिन उनको भुगतना पड़ा, ब्राह्मण कम्युनिटी को भुगतना पड़ा। अगर नथुराम गोडसे को सच में ये पता होता कि उसने महात्मा गांधी जी को मारने के बाद पूरी ब्राह्मण कम्युनिटी को इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो वो डेफिनेटली महात्मा गांधी जी की हत्या नहीं करते। किसी को मारना ये गलत है, वो बहुत कुकर्म है, लेकिन ये अपनी अपनी निजी सोच है। गोडसे को वो चीज सही लगी, उन्होंने किया। गांधी जी की हत्या के बाद महाराष्ट्र के कई सारे जिलों में हजारों ब्राह्मणों की निर्मम हत्याएं हुई। उस वक्त सबसे पहले जो गोडसे सरनेम वाले थे उनको ही टारगेट किया जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे महाराष्ट्र के जितने भी जिले में ब्राह्मण लोग थे वो कई सारे मतलब हजारों ब्राह्मण इस चपेट में आ गए। मतलब ये 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई और इसके बाद 4 जनवरी तक मतलब अगले 3 दिन तक ब्राह्मणों की हत्याएं होती रही। उस वक्त पंडित नेहरू जी की सरकार थी। उस सरकार ने उस वक्त इन 3 दिनों में जरा सी भी मदद नहीं की इन ब्राह्मणों की। फिर 4 फरवरी से ब्राह्मणों को सहायता मिलना स्टार्ट हो गया।
लेकिन उस वक्त माहौल ऐसे बन गया था कि जो ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग थे वो इतने डर गए थे कि कई सारे लोग महाराष्ट्र छोड़ के छुप कर भाग गए थे, दूसरे स्टेट में भाग गए थे, अपनी जान बचाकर छुप गए थे। मतलब कई सारे लोग ऐसे थे कि अपने गांव 6 महीने तक रिटर्न नहीं आए थे। उनके अंदर वो डर बैठ गया था कि नहीं, हम नहीं जा पाएंगे, हम अगर जाएंगे तो हम मर जाएंगे। 1 फरवरी 1948 को पुणे इस तरह से जल रहा था मानो जैसे कि ब्राह्मणों की आहुति दी गई है। ये नरसंहार इतना बुरा था कि उस वक्त इस नरसंहार के बारे में किसी भी अखबार में कुछ नहीं छपा था। और अभी आप पूछेंगे कि क्यों, किसी अखबार में क्यों नहीं छपा था? हाँ, छपा था, इस नरसंहार के बारे में छपा था, लेकिन हमारे देश के अखबारों में नहीं, विदेश के अखबारों में, जैसे इंग्लैंड के अखबार में छपा था। हम लोगों को अच्छे से पता है जिसकी सरकार होती है मीडिया उसकी होती है। अगर जिसकी सरकार है मीडिया उसकी है तो उस वक्त की जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी और जो अखबारों के मालिक थे वो सब कांग्रेस के सपोर्टर्स थे। तो फिर इस घटना के बारे में कैसे किसी अखबार में छपता? 1 फरवरी से 3 फरवरी तक कितने ब्राह्मणों की हत्याएं हुई है इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि 8 से 12 हजार तक उस वक्त हत्याएं हुई थी। सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और दिल्ली, ये स्टेट्स में भी कुछ ब्राह्मणों की हत्याएं हुई थी। उस वक्त जो महाराष्ट्र है वहाँ पे जो सातारा, बेलगांव, नासिक, पुणे, कराड़, मुंबई, ये ऐसे और कई सारे शहर थे, इनमें ब्राह्मणों की हत्याएं हुई थी। और ये जो कत्लेआम हुआ था वो कांग्रेस के सपोर्ट से हुआ था। जब खालिस्तानी समर्थक पंजाब को देश से अलग करने की कोशिश कर रहे थे तब इंदिरा गांधी जी ने स्वर्ण मंदिर के अंदर घुसकर इन खालिस्तानियों को बाहर खदेड़ने का काम करने की अनुमति आर्मी को दे दी थी। ये उनका कोई निजी काम नहीं था, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। भारतीयों के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये जो जगह है ये आस्था की जगह है, पवित्र जगह है। ऐसी जगहों पे आतंकवादी, अलगाववादी, इन लोगों को प्रवेश नहीं देना चाहिए। इन लोगों के कारण हमारी ये पवित्र भूमि अपवित्र हो जाती है। आरती अग्रवाल एक लेखिका, शोधकर्ता और डेटा विश्लेषक, ये ब्राह्मण हत्याकांड जो हुआ उसके बारे में वो कहती है कि ब्राह्मणों की हत्या की गई, ब्राह्मण महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, दुकानें और घरों में आग लगा दी गई, रहने की जगहों को नष्ट कर दिया गया और कई ब्राह्मणों को अपनी जान और भावी पीढ़ी को बचाने के लिए भागने पर मजबूर होना पड़ा। गांधी जी की हत्या के बाद जब ब्राह्मणों की हत्या होना स्टार्ट हुआ उसमें हमारे देश के कुछ ऐसे महान लोग भी थे जो इन घटनाओं से नहीं बच पाए। जैसे हमारे भारत देश के महान शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी, इसमें वो बाल बाल बचे। लेकिन वही हमारे भारत देश के एक महान कलाकार है नाना पाटेकर जी, उनकी फैमिली इन सब से नहीं बच पाई। वो खुद बताते हैं कि उनका बचपन जो है वो गरीबी में गुजरा, क्योंकि उनके पिता का जो थिएटर था, जो संपत्ति थी, उस वक्त जलाई गई थी। कोल्हापुर में जो आरएसएस के लीडर थे जीएच जोशी, उनकी फैक्ट्री को जलाया गया। इसके अलावा कोल्हापुर में ही जो हमारे महाराष्ट्र के एक बड़े फिल्म मेकर थे भालजी पेंढारकर, उनके स्टूडियो को जलाया गया। उसमें उस वक्त की कीमत का 2.5 लाख का कैमरा था, वो जल के खाक हो गया। इसके बाद नागपुर में जो जोशी हाई स्कूल था उसको जलाया गया। जब फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाने आए तो उन लोगों को मारकर भगाया गया। गांधीवाद की विडंबना तो देखिए, हमारे जो वीर सावरकर थे उनके जो 3 नंबर के भाई थे डॉक्टर नारायण दामोदर सावरकर, इन्हें मुंबई के जो शिवाजी पार्क है उसमें पकड़ा गया और वहां पे ईंटों पत्थरों से मारा गया। नारायण सावरकर जो थे ये भी एक स्वतंत्र सेनानी ही थे और वो उस वक्त 60 साल के थे। इनको ईंटों पत्थरों से इस तरह से मारा गया कि इसके बाद वो बेचारे उठ नहीं पाए, 5-6 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे और इसके बाद उनका देहांत हो गया। इतिहासकार विक्रम संपत, इन्होंने अपनी किताब वीर सावरकर, इसमें ये जो ब्राह्मणों की हत्याएं हुई थी इसका जो जिक्र किया है उसमें उन्होंने अरविंद कोलटकर, ये जो हमारे भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी थे, उनके बारे में जिक्र किया है। अरविंद कोलटकर उन्हें बताते हैं कि जब ये घटना हुई थी तब वो 5 साल के थे। तब जीवित हानि नहीं हुई लेकिन उनकी पूरी संपत्ति जलाई गई थी। उनका जो एक जीने का सहारा था वो थी प्रिंटिंग प्रेस, उसको भी जला दिया गया था। और वो जहाँ रहते थे वहां पे ब्राह्मण ना के बराबर थे, गिने चुने 1-2 घर थे उनके वहां पे, लेकिन इसमें से भी उनको पकड़ के उनकी पूरी प्रॉपर्टी जला दी गई थी। उस वक्त के जाने माने पत्रकार और लेखक गजानन त्र्यंबक माडखोलकर, इन्होंने उस वक्त एक किताब लिखी थी, एका निर्वासिताची कहानी। इसका मतलब एक बेघर की कहानी। तो इस किताब में उन्होंने उनकी जो पूरी प्रॉपर्टी, उनका जो घरदार सब जल गया था और इसके बाद
उनको जिंदगी जीने के लिए कितना क्या सफर करना पड़ा, कितना स्ट्रगल करना पड़ा, वो सब उन्होंने अपनी किताब में लिखा था। और उन्होंने जब ये किताब लिखी थी तब जो वीर सावरकर थे उनको, वो मतलब जेल में थे, लेकिन उनको तब तक फांसी नहीं हुई थी। तो फिर वीर सावरकर जी ने वो किताब पढ़ी और वो किताब पढ़ने के बाद फिर उन्होंने मार खोलकर इनको एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे कारण जो ब्राह्मणों पर अत्याचार हुए उसके लिए मुझे दुख है, मगर जब दिल्ली की ठंड में हिंदू शरणार्थी मस्जिदों और मंदिरों के छत के नीचे रहे, किंतु मस्जिदों का उपयोग मानवीय जीवन रक्षा के लिए गांधी जी ने न होने देने के लिए प्राणों का प्रण लगाकर विरोध किया और निर्वासितों के आश्रय की कोई भी सुविधा न करके गांधीवादी शासन सत्ता के सैकड़ों पुरुष स्त्री बालकों को कहीं गटर के अथवा रास्तों के किनारे ठंड के दिनों में रहने को बाध्य किया, मरने को छोड़ दिया। क्या ये ठीक था? और दोस्तों, गोडसे का ये खत पढ़ सकते हैं आप। उनके भाई ने जो लिखी हुई किताब है 55 कोटीचा बळी, इसका हिंदी अनुवाद है गांधी वध क्यों। इसमें नेहरू गवर्नमेंट में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे एनबी गाडगील, उन्होंने अपनी किताब गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड में लिखा, गांधी जी की हत्या के बाद मुझे खबर मिली कि मुंबई में ब्राह्मणों को उनके घरों से निकालकर मारा जा रहा है। मैंने तत्काल इसकी सूचना उस वक्त के गृह मंत्री सरदार पटेल उनको दी थी। सरदार पटेल ने राज्य सरकार को हिंसा रोकने के आदेश दिए और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए केंद्रीय एजेंसी को सक्रिय किया। उन्होंने कड़े शब्दों में इन हिंसाओं की निंदा की, लेकिन वह बयान आम जनता तक बहुत प्रभावी तरीके से नहीं पहुंच पाया। सरदार पटेल इन्होंने संतुलन बनाकर काम करने की कोशिश की, लेकिन ब्राह्मणों के नरसंहार पर कोई बड़ा सार्वजनिक या सत्य बयान नहीं दिया गया, जिसने उन पर यह भी आरोप लगे कि वह पूरी तरह न्याय नहीं दिला सके। उस वक्त के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और इसके अलावा कई बड़े बड़े दिग्गज नेता थे। क्या उनकी जानकारी के बिना ये सब घटना हुई थी? क्या ये कोई सोची समझी साजिश थी? क्या इन बड़े नेताओं को इस बारे में कुछ नहीं पता था? जो महात्मा गांधी 78 इयर्स के थे, उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली थी। उन 78 इयर्स के महात्मा गांधी के लिए लोगों ने छोटे छोटे बच्चों को जला दिया। क्या ये गांधीवाद था? 1948 में महाराष्ट्र के जितने भी बड़े लीडर थे वो सारे कांग्रेस के निष्ठावान थे। उनको ये नरसंहार रोकना उचित नहीं लगा। उस वक्त कांग्रेस के जो ये अनुयायी थे, जो कार्यकर्ता थे, ये लोग बस अड्डे पे, रेलवे स्टेशन पे, रास्ते पे, कहीं पे भी लोगों को नाम पूछ कर उन लोगों को मार रहे थे। दिग्गज कांग्रेसी, कांग्रेस के निष्ठावान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके द्वारका प्रसाद मिश्रा अपनी किताब लिविंग एन ईरा में लिखते हैं, गांधी जी की हत्या के बाद दंगाइयों की भीड़ में ब्राह्मणों के मकान और दुकानों पर हमले शुरू हो गए थे। हजारों घर जलाए, ब्राह्मणों द्वारा चलाई जाने वाली एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी नहीं छोड़ा। इस वक्त ज्यादातर दंगाई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे। हिंसा के आरोप में पुलिस ने 100 से भी ज्यादा कांग्रेसियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन उन्हें रिहा करने के लिए मुझ पर काफी दबाव बनाया गया था। नागपुर में कांग्रेस के बड़े नेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें मेरी काफी आलोचना की गई। उन लोगों ने धमकी भी दी थी कि वो मेरी शिकायत दिल्ली में सरदार पटेल से करेंगे। तब मैंने उन लोगों को कहा कि क्या वो दिल्ली से एक ऐसा आदेश ला सकते हैं जिसमें कांग्रेसियों को कानून में छूट दी गई है। इतिहासकार विक्रम संपत सावरकर जी के ऊपर लिखी हुई किताब में कई तथ्य विस्तार में लिखते हैं। जैसे उनके मुताबिक उस वक्त की जो हत्याएं हुई थी उसमें लगभग सबसे ज्यादा जो नंबर्स थे वो महिलाएं, बच्चे थे। इसके अलावा 20,000 से ज्यादा घर और दुकानें जलाई गई थी। इतने बड़े जघन्य हत्याकांड की कोई भी पुलिस केस दर्ज नहीं हुई थी। ब्राह्मणों को जेल में बहुत भयानक यातना दी गई। 1948 की ये जो ब्राह्मण हत्याकांड की घटना थी, इसको हमारे देश के किसी न्यूज़पेपर में नहीं छापा गया, लेकिन उस वक्त अमेरिका के न्यूज़पेपर्स द न्यूयॉर्क टाइम्स में ब्राह्मणों की हत्या और हत्यारे कांग्रेस कार्यकर्ता ये लिखा था। इसके अलावा ब्रिटिश समाचार पत्र डेली एक्सप्रेस में भी गांधी जी की हत्या का बदला लेने की बात का विवरण किया गया है। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।